हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि एससीईआरटी का महत्व कितना है। और इसी कड़ी को जानते हुए हम लोग क्लास 8 स्टैंडर्ड एससीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 5 शिल्प एवं उद्योग को पढ़ेंगे। हम लोग एससीईआरटी को पूरा पढ़ेंगे और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिल्प एवं उद्योग। भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यह शिल्प एवं उद्योग के क्षेत्र में भी विश्व में अग्रणी रहा है। भारत में शिल्प एवं उद्योग अंग्रेजी शासन से पहले काफी विकसित अवस्था में था। यहाँ का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मुगलों के शासन काल में यहाँ से एशिया और यूरोप के देशों में वस्त्र निर्यात किया जाता था। विशेषकर ढाके का मलमल, बंगाल एवं लखनऊ की छींट, अहमदाबाद की धोतिया एवं दुपट्टे, नागपुर तथा मुर्शिदाबाद के रेशमी किनारी वाले कपड़े एवं अन्य कुछ सूती वस्त्र का निर्यात बड़ी मात्रा में होता था। इसके बदले में सोने एवं चांदी का आयात होता था। उपयोग की बहुत ही कम वस्तुएं आयात की जाती थी, जैसे ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा और कागज। एशिया के देशों में चीन से चाय, चीनी की मिट्टी के बर्तन, इंडोनेशिया से मसाले तथा इत्र एवं अरब से कहवा, खजूर एवं शहद आदि का आयात किया जाता था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि एशिया के देशों में चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, इंडोनेशिया से मसाले तथा इत्र और अरब से कहवा, कहवा मीन्स कॉफी, खजूर और शहद आदि का आयात किया जाता था, मतलब मंगाया जाता था। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारतीय शिल्प एवं उद्योग की स्थिति खराब होने लगी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमणों तथा यूरोपीय व्यापारियों के आगमन ने भारतीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। कई क्षेत्रीय शासकों ने अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले व्यापारियों पर अधिक कर लगा दिया, जिससे व्यापार में गिरावट आने लगी। इसका उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा। फिर भी भारतीय बुनकरों एवं दस्तकारों की दक्षता का कोई जोड़ नहीं था। उस समय कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र थे, इंपॉर्टेंट रखना है इसको, बंगाल में ढाका, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और भड़ोच, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बनारस में जौनपुर और आगरा, कर्नाटक में बंगलोर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर एवं मदुरै तथा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे? बंगाल में ढाका, गुजरात में अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और भरूच 3 जगह था। बंगाल में ढाका, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बनारस, जौनपुर और आगरा 4 सेंटर्स थे। कर्नाटक में बंगलोर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरै 2 सेंटर्स थे। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम। कश्मीर ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। कश्मीर किस चीज के लिए फेमस था? ऊनी वस्त्र के लिए। इन उद्योगों के उन्नति के कारण सभी औद्योगिक केंद्र नगर बन गए, जिसके विषय में आप क्या है क्लास 10th में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप पढ़िए कि भारत की शिल्प कला एवं औद्योगिक समृद्धि को देखकर यूरोप की कई व्यापारी कंपनियां व्यापार के लिए आने लगी। इसमें से आप पहले से ही जानते हैं कि जैसे पुर्तगालियों ने कालीकट में अपनी कोठियां स्थापित की। कोठी मतलब फैक्ट्री। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से बहुमूल्य वस्तुएं लाती थी और उसके बदले कपड़े, मसाले आदि भारत से ले जाकर विदेशों में बेचती थी। इस तरह 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यूरोप भारत में तैयार वस्तुओं का खरीदार था, परंतु भारत के आर्थिक समृद्धि का प्रधान कारण सूती कपड़ा का हथकरघा उद्योग था। 18वीं शताब्दी में भारत का बुनाई का प्रमुख केंद्र का एक मानचित्र दिया हुआ है, बट ये बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं अलग से पढ़ाऊंगी। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। कहाँ से शुरू हुआ? कालीकट से। इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों को कैलिको नाम दिया। इसी तरह बारीक सूती कपड़ों को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास इराक के मोसल नामक शहर में देखा था, जिसकी वजह से बारीक बुनाई वाले सभी सूती कपड़ों को उन्होंने मसलिन नाम दिया। इस संदर्भ में भारतीय कारीगरों के कौशल का अनुमान इसी से लगाया जा सकता था कि 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े बढ़िया मलमल के टुकड़े को एक अंगूठी में से निकाला जा सकता था और इसे बनाने में 6 महीने का समय लगता था। तो ये क्या था कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कहाँ से व्यापार शुरू किया? कालीकट से। और इसीलिए, और ये यहाँ से सूती कपड़े ले जाते थे और दूसरे बाजारों में बेचते थे, इसीलिए उसने इसका नाम कैलिको दिया। और ये बारीक सूती कपड़ा इतना फेमस था कि ये इराक के मोसल शहर में भी बिक रहा था, जिसको अरब व्यापारियों ने सर्वप्रथम, यूरोप के लोगों ने अरब व्यापारियों के पास देखा था और इसीलिए उसका नाम मसलिन रख दिया गया। और ये इतना बारीक होता था कि 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा बढ़िया मलमल के टुकड़ों को एक अंगूठी में से निकाला जा सकता था। यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था। अतः अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। कब बनाया? 1720 में कैलिको अधिनियम बनाया।
इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और उनको उनके आयात को इंग्लैंड में रोक दिया गया। इसी समय वहां तकनीकी विकास की आवश्यकता महसूस की गई। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों ने उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। इस क्रांति के कारण अधिक उत्पादन के सभी क्षेत्रों में संभव हो सका। अब ज्यादा कपड़ा बहुत कम कीमत पर इंग्लैंड में तैयार होने लगा। अब वहां पे क्रांति मतलब औद्योगिक क्रांति में जो मशीन बन गए थे उससे क्या हो गया था कि ज्यादा कपड़ा बहुत कम कीमत पर इंग्लैंड में ही तैयार होने लगा। मैनचेस्टर एवं लंकाशायर वस्त्र उद्योग में बड़े केंद्र बन गए। इसके बावजूद भी भारतीय कपड़ों की मांग यूरोप के बाजार में बहुत अधिक थी। 19वीं शताब्दी में सूरत एवं अहमदाबाद में पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे, जिसका विदेशों में निर्यात होता था। इसी तरह बारीक मलमल पर जामदानी बुनाई की जाती थी, जिस पर करघे से सजावटी डिजाइनें बनाई जाती थी। आमतौर पर इसमें सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल होता था। ढाका तथा लखनऊ इस तरह के बुनाई के केंद्र थे। इन कपड़ों को यूरोप के बड़े बड़े घर के लोगों तथा रजवाड़े परिवार के लोगों द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जाता था। इसलिए महंगे होने के बावजूद भी इनकी मांगे विदेशों में अधिक थी। तो यहाँ पे क्या था कि सूरत एवं अहमदाबाद में पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे, अभी भी किए जाते हैं। और बारीक मलमल पर जामदानी बुनाई की जाती थी। कहाँ पर? लखनऊ और ढाका में। और इसमें सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए ढाका ढाका तथा लखनऊ जामदानी बुनाई का केंद्र था। और इसको कौन पहनता था? यूरोप के बड़े बड़े घर के लोग तथा रजवाड़े परिवार के लोग इसे पहनते थे। भारतीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखकर सन 1813 में इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति, इसको इंग्लिश में लेसेस फेयर भी कहते हैं, और 1813 इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें चार्टर्स एक्ट आया था। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1813 में इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। अभी तक सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था। मुक्त व्यापार की नीति से सभी अंग्रेज उद्योगपति के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। इस नीति का सबसे पहला प्रहार भारत के वस्त्र उद्योग पर हुआ। अब इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए भारतीय निर्माताओं के साथ आयात निर्यात करने में भेदभाव का सिलसिला शुरू किया गया। अंग्रेजी सरकार का यह उद्देश्य था कि ऐसे कानूनों को बनाया जाए जिनके सहारे भारत से कच्चे माल का आसानी से निर्यात किया जा सके और तैयार माल को भारत में बेचा जा सके। मशीनों की वजह से अधिक उत्पादन होने लगा। अब इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि भारत में भी बाजार खोजने लगे ताकि उनके उत्पादित कपड़ों की खपत हो सके। अतः इंग्लैंड के व्यापारी अब इंग्लैंड का कपड़ा लेकर भारत में बेचने के लिए आने लगे। इस समय तक इंग्लैंड का उद्योग काफी उन्नति कर चुका था, जिससे भारत में भी सस्ते दामों के कारण मशीनों द्वारा बने हुए कपड़े बिकने लगे। मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा नीति थी। भारत से जो सामान इंग्लैंड जाता था उस पर वहां आयात कर लगता था, लेकिन जो सामान भारत में आता था उस पर कोई कर नहीं लगता था। क्या था? जो भारत से जो सामान जाता था वहां पर आयात कर लगता था, लेकिन जो सामान भारत में आता था उस पर कोई कर नहीं लगता था। इसलिए भारत में इंग्लैंड के सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध होते थे। परिणाम स्वरूप भारतीय बुनकर एवं सूत काटने वालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। यद्यपि 19वीं शताब्दी में भारत द्वारा इंग्लैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि सिर्फ कच्चे माल के रूप में हुई। भारत को अब मजबूर किया जाने लगा कि वह उन चीजों का निर्यात करे जिनकी अंग्रेजी उद्योगों को आवश्यकता थी। तो यहाँ पे आप लोग कुछ चित्र देखेंगे, जैसे कि क्या है, पटोला बुनाई कैसे होता था। देखिए यहाँ पे ये पटोला बुनाई है, और ये जामदानी बुनाई। जामदानी साड़ी अभी भी बहुत पसंद किया जाता है। ये एक चित्र है कि इंग्लैंड का सूती वस्त्र का कारखाना कैसा दिखता था। अंग्रेज अंग्रेज कपास, नील, अफीम, जूट आदि जैसे कच्चे माल का उत्पादन को प्रोत्साहन देने लगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अंग्रेज कपास, नील, अफीम, जूट आदि जैसे कच्चे माल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने लगी। ये किसानों से मनमाने दाम पर माल खरीदते थे और उन्हें अनाज की जगह नकदी फसल उपजाने को बाध्य करते थे। इंग्लैंड में खाद्यान्न की भी कमी थी, अतः भारत से अनाज का भी निर्यात किया जाता था। यहाँ तक कि भारत में अकाल के समय भी अनाज का निर्यात किया जाता था। दूसरी तरफ कच्चा माल के लिए अधिक भूमि का उपयोग किए जाने से देश में खाद्यान्न की कमी होने लगी। अंग्रेज का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी तरह उनके उद्योगों को समाप्त करके उनका अपना उद्योग विकसित किया जाए, ताकि भारत सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से भारतीय शिल्प एवं उद्योग का धीरे धीरे पतन होने लगा। रेलवे के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लैंड की वस्तुओं को पहुंचाना शुरू किया। अब हस्तशिल्प की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और मशीन निर्मित चीजें बाजार में सस्ती मिलने लगी। अंग्रेजी शासन से पहले कृषि, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग का बहुत बढ़िया संतुलन था, लेकिन कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प के विनाश ने इस संतुलन को नष्ट कर दिया। शिल्प एवं उद्योग में लगे हुए कारीगर अब शहर छोड़कर गांवों में लौटने लगे और खेती करने को बाध्य हो गए। इस तरह इंग्लैंड में मशीनों के आविष्कार एवं अंग्रेजों की भारत के प्रति व्यापारिक नीतियों ने
भारत में नी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति पैदा कर दी। कृषि पर दबाव बहुत बढ़ गया, जिससे भारत में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या उत्पन्न हो गई। इंग्लैंड में जहां हथकरघा उद्योगों के विनाश का स्थान नए मशीनी उद्योगों ने ले लिया, वहां भारत के दस्तकारों एवं बुनकरों के विनाश का स्थान किसी अन्य उद्योग ने नहीं लिया। इसका प्रमुख कारण था भारत में पूंजी की कमी, तकनीकी शिक्षा का अभाव, वैसे भारतीयों की कमी जो औद्योगिक विकास की भावना रखते हो, तथा अंग्रेजों की मुक्त व्यापार की नीति। इसके बावजूद भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ भारतीय मशीनों उद्योग की स्थापना की तरफ आकर्षित हुए। सबसे पहले उन्होंने वस्त्र उद्योग की स्थापना की, क्योंकि इसके कारखाने को खोलने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता थी। उसके बाद जूट एवं कोयला खान उद्योगों की भी स्थापना की गई। सन 1854 में बंबई में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कावस जी नानाजी दाभार नामक एक पारसी व्यक्ति ने स्थापित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बंबई में 1854 में पहला सूती वस्त्र का कारखाना, सफल कारखाना, कावस जी नानाजी दाभार नामक एक पारसी व्यापारी ने खोला। सन 1880 तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी। इन कारखानों के लिए मशीनें विदेशों से लाई जाती थी। भारत में कपड़ा उद्योगों की प्रगति ने विदेशों को चिंता में डाल दिया। फिर भी भारतीय उद्योगपति के सामने यह समस्या थी कि यदि किसी तरह अंग्रेजी सरकार भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करती है तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। अतः उन्होंने मांग की कि इंग्लैंड से आ रहे कपड़ों पर सरकार विशेष कर लगाए, ताकि वे भारत में यहाँ के बने हुए कपड़ों से महंगा बिके। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी नीति नहीं अपनाई, जिससे भारत का औद्योगिक विकास धीमा ही रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चित्र, यह बंबई में स्थित सूती कपड़ा का मिल था। सन 1855 में बंगाल के रिसरा में पहला जूट मिल स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया? जूट मिल। और 1854 में क्या? सूती वस्त्र का कारखाना। और 1801 साल बाद ही जूट मिल का स्थापना किया गया। इसी तरह सन 1906 में कोयला खान उद्योग का शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? कोयला खान। 20वीं शताब्दी में स्थापित महत्वपूर्ण उद्योग लौह उद्योग था। और उस टाइम पे एक और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री थी, वो क्या था? लौह उद्योग था। इसीलिए 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा तत्कालीन बिहार, झारखंड के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई। वही स्थान आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है और यहाँ स्टील का उत्पादन होता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में कागज, चीनी, आटा आदि की भी मिलें खोली गई। यहाँ नमक, अभ्रक और शोरे जैसी खनिज उद्योग की भी स्थापना हुई। मशीनों पर आधारित उद्योगों के अलावा नील, चाय और कॉफी जैसे बगान उद्योग का भी विकास हुआ। इन उद्योगों में विदेशी पूंजी का ही निवेश ज्यादा था। अंग्रेज मुनाफा कमाने के लिए भारतीय उद्योगों को अपनी पूंजी लगाकर प्रोत्साहन देना शुरू किया, ताकि उन उद्योगों पर उनका वर्चस्व बना रहे। अंग्रेजों ने बैंकों पर भी अपना प्रभाव जमा रखा था, जहां से उन्हें आसानी से कम ब्याज पर कर्ज मिल जाता था, जबकि भारतीयों को इसके लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी और उन्हें ऊंचे दर पर ब्याज देना पड़ता था। इस तरह भारत में औद्योगिक विकास का यह क्रम धीमी गति से 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक यूं ही चलता रहा, लेकिन उसका तेजी से विकास 1914 के बाद से ही हो सका। तो क्या हुआ कि भारत का जो औद्योगिक विकास था बहुत धीमे क्रम से, स्लो वे में बढ़ रहा था, लेकिन उसका विकास थोड़ा बहुत जो भी हुआ वो 1914 के बाद ही हुआ। 1945 ईस्वी तक इंग्लैंड के 2 विश्व युद्धों एवं कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस अवधि में इंग्लैंड का पूरा ध्यान युद्ध सामग्री अर्थशास्त्र निर्माण में लगा रहा, तथा मालवाहक जहाजों को युद्ध सामग्री ढोने के काम में लगा दिया गया। परिणामतः इंग्लैंड से भारत में आने वाले सामानों में कमी होने लगी, जिससे भारत में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बढ़ गई। उत्पादन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। इससे भारतीय उद्योगपतियों का लाभ बहुत बढ़ गया। अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों में भारत में निर्मित वस्त्रों की मांग बढ़ गई, जिसकी वजह से उसकी कीमत 5 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई। इन 2 विश्व युद्धों के बीच भारतीय उद्योगों को काफी बढ़ावा मिला, विशेषकर कपड़ा उद्योग काफी विकसित हुआ। इस तरह भारत में औद्योगिक विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप समाज में 2 नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, औद्योगिक पूंजीपति वर्ग और आधुनिक मजदूर वर्ग। कौन कौन? औद्योगिक पूंजीपति वर्ग और आधुनिक मजदूर वर्ग। औद्योगिक पूंजी वर्ग वे थे जो भारतीय उद्योग में अपना पूंजी निवेश करते थे। सन 1920 ईस्वी के बाद विदेशी पूंजी निवेश में कमी होने लगी। इस काल में हो रहे औद्योगिक विकास ने भारतीयों को पूंजी निवेश के लिए प्रेरित किया। यहाँ के पूंजीपतियों ने विदेशी कंपनियों से सूती कपड़ा एवं इस्पात उद्योग के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को खरीद कर भारत का औद्योगिक विकास किया। सन 1920 के दशक से ही जीडी बिड़ला भारतीय उद्योगपतियों का एक संघ बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य का सन 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना की गई। तो 1927 में फिक्की की स्थापना की गई। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई। ये पूरे भारत में व्यापारिक हितों के लिए काम करने वाली व्यापारिक संस्था बन गई। और इस फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 में जिसकी स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? पूरे भारत में व्यापारिक हितों के लिए काम करने वाली ये व्यापारिक संस्था थी। अब शिल्प एवं उद्योग तथा मजदूरों का जीवन क्या था? सन 1850 ईस्वी के बाद भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे थे। सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बनाने और सूत काटने का उद्योग था, जिसमें सबसे ज्यादा मजदूर काम करते थे। और दूसरे सेकंड नंबर पे था जूट उद्योग और थर्ड नंबर पे था कोयला उद्योग। भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र बंबई था। जूट और चाय उद्योग का मुख्य केंद्र बंगाल था। यहाँ श्रमिकों की संख्या भारत में सबसे अधिक थी। उनके रहने और कार्य करने की परिस्थितियां बहुत शोचनीय थी। वे एक दिन में 15 से 16 घंटे से लेकर 18 घंटा तक काम करते थे। अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके रहने की जगह भी अच्छी नहीं होती थी। वे कारखानों के ही बगल में छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जहाँ सफाई एवं पानी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो यहाँ दो चित्र है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो है एक कोयला खदान में काम करते श्रमिक, चारों तरफ कोयला काला काला, और यहाँ विषम परिस्थिति में ये लोग काम करते थे। और ये दूसरा चित्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मजदूरों का आवास है, कूड़ा करकट के ढेर से भरा हुआ। मजदूरों को समय पर वेतन का भी भुगतान नहीं होता था। अगर मशीन खराब हो जाए या माल कम तैयार हो तो इसमें मजदूरों की कोई गलती नहीं होती थी, फिर भी मालिक उनके वेतन से कटौती कर लेता था। इतना ही नहीं, यदि मजदूर की तबीयत खराब हो जाती थी तो उसकी चिकित्सा व्यवस्था करना तो दूर, उस दिन काम पर नहीं आने के कारण उसके वेतन में कटौती कर ली जाती थी। कोयला खदानों की मजदूरों की दशा तो और भी दयनीय थी। झरिया और गिरिडीह के कोयला खानों के श्रमिकों के काम के घंटे प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक थे। स्त्रियां एवं बच्चे भी भूमिगत खानों में काम करते थे। वहां प्रायः दुर्घटनाएं हुआ करती थी। यद्यपि सन 1923 के बाद सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कर दी थी। तो यहाँ पे ये इसको याद रखना है कि 1923 में क्या हुआ, पहली बार सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया था। दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू किया था? 1923 में। लेकिन मुआवजे की राशि लेने के लिए फिर भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इतना ही नहीं, स्त्री एवं पुरुष बच्चों को गर्मी में 14 घंटे एवं जाड़े के दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता था। एक तरफ काम का बोझ होता था, दूसरी तरफ रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती थी। ऐसी परिस्थिति में मजदूरों के पास संगठन बनाने एवं अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के अलावा कोई उपाय नहीं था। लेकिन इससे उसकी नौकरी चले जाने का भय था। सन 1880 में बिजली के बल्ब के लग जाने से काम के घंटे में और वृद्धि होने लगी। 1880 में जब बिजली का बल्ब का एडिसन ने इन्वेंट कर किया तो उससे क्या, काम के घंटे में और वृद्धि होने लगी। अब मजदूरों ने उद्योगपतियों के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब उनकी प्रारंभिक मांगे थी क्या क्या थी कि काम के घंटों में कमी, साप्ताहिक अवकाश और कारखानों में काम के दौरान घायल हुए श्रमिकों को मुआवजा। 3 मांग थी इंपॉर्टेंट। क्या क्या मांग थी? काम के घंटों में कमी, साप्ताहिक अवकाश और कारखानों में काम के दौरान घायल हुए श्रमिकों को मुआवजा। भारतीय उद्योगपतियों को उनकी मांगे उचित नहीं लगी, क्योंकि काम के घंटे कम होने से उत्पादन में कमी हो जाती, मालिकों का खर्च बढ़ जाता और कारखानों में बनी वस्तुओं का दाम बढ़ जाता। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की बनी वस्तुएं सस्ती और भारत में बनी वस्तुएं महंगी हो जाती और भारतीय उद्योग का विकास धीमा पड़ जाता। उस समय इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया। अतः अंग्रेजी सरकार ने सन 1821 एवं उसके बाद के समय में मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कई नियम बनाए, जिनसे स्त्री, पुरुष एवं बाल मजदूरों के काम करने के घंटे तथा उनकी दैनिक मजदूरी तय की गई। फिर भी अभी भी मजदूरों की स्थिति दयनीय ही बनी रही। तो 1821 में क्या हुआ, 1881 में 1881 में सरकार ने पहली बार फैक्ट्री एक्ट लागू किया। सन 1920 ईस्वी तक देश भर में कई हड़तालें हुई। इससे पूरी देश के मजदूरों में एकता की भावना भी आई, जिससे प्रेरित होकर 1920 में ही मजदूरों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक संगठन बनाया। तो क्या हुआ, 1920 में सबसे पहले मजदूरों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक इस संगठन बनाया और इसका काम क्या था कि मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली पहली संस्था बनी। आगे चलकर यही मजदूर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाने में भी सहायक रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उनके लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाकर मजदूरी दरों को निश्चित किया तथा उनकी स्थिति को सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील रहे। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार भारत के शिल्प एवं उद्योग के विकास के लिए भी सतत प्रयत्नशील रही। एक औद्योगिक नीति बनाई जिसके द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कारगर कदम उठाए गए। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर शिल्प एवं उद्योग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें जरूर सपोर्ट